सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में ईरानी ट्रॉफी 2023 को किसने जीता है? तो आंसर होगा शेष भारत ने। ईरानी ट्रॉफी 2023। अच्छा, पहला पॉइंट तो यही आ जाएगा, ईरानी ट्रॉफी, इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है। फाइनल हुआ था शेष भारत और मध्य प्रदेश के बीच में। शेष भारत ने जीत लिया है, उप विजेता रहा मध्य प्रदेश। और फाइनल हुआ कहां पे था? ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम में। और ये इसका कौन सा संस्करण था? 59 नंबर का एडिशन था। ये भारत में प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। वैसे मध्य प्रदेश से आपको याद होगा अभी खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण वो मध्य प्रदेश में ही हुआ था और उसमें टॉप पे महाराष्ट्र था। अभी आपको याद होगा हमने संतोष ट्रॉफी के बारे में पढ़ा था, 76 नंबर का एडिशन था जो कर्नाटक ने जीता मेघालय को हरा करके। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? फुटबॉल से है। अभी रणजी ट्रॉफी भी हमने पढ़ी थी, क्रिकेट से संबंधित है रणजी ट्रॉफी। इसको सौराष्ट्र ने जीता बंगाल को हरा करके। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी हॉकी मेंस वर्ल्ड कप जो अभी उड़ीसा में हुआ था, 15वां एडिशन था, उसको किसने जीता? जर्मनी ने जीता बेल्जियम को हरा करके। याद रखना अभी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था, उसको भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और साउथ अफ्रीका में ही अभी वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हुए थे, उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता साउथ अफ्रीका को हरा करके। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खेल भी हुए हैं, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, मार्च 2023 में फ्रिंजेक्स 2023 संयुक्त अभ्यास का आयोजन ये कहां पे किया गया? तो आंसर होगा केरल में। ये है फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज। और ये किन किन के बीच हुआ? फ्रांस और भारत के बीच में हुआ। ये पहली बार हो रहा है। कहां पे हुआ? अभी ये केरल के तिरुअनंतपुरम में अभी 7 और 8 मार्च को हुआ ये। और ये पहली बार हुआ है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। वैसे इसी साल अभी हमने फ्रांस के साथ वरुण एक्सरसाइज भी किया था पश्चिमी समुद्री तट पर। अच्छा, वैसे फ्रांस के साथ हम कौन कौन सी एक्सरसाइज करते हैं? वरुण करते हैं, गरुड़ करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज। एक डेजर्ट नाइट नाम की एक्सरसाइज भी हमने की है फ्रांस के साथ। अच्छा, वैसे गरुड़ शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ करते हैं। और समुद्र शक्ति ये हम करते हैं, ये भी इंडोनेशिया के साथ करते हैं। एक उदार शक्ति भी हमने किया मलेशिया के साथ में। एक मित्र शक्ति भी होती है, वो हम श्रीलंका के साथ करते हैं। और मित्र से याद रखना, एक मैत्री एक्सरसाइज होती है, वो हम थाईलैंड के साथ करते हैं। और ऑपरेशन शक्ति क्या था? ये दूसरा परमाणु परीक्षण था जो पोखरण में हुआ था 1998 में। पहला स्माइलिंग बुद्धा था 1974 में हुआ था। अभी आपको याद होगा एफ इंडेक्स नाम का एक्सरसाइज भी हुआ। इसमें 20 अफ्रीकी देश थे और एक भारत था। कहां पे हुआ? पुणे के औंध सेन स्टेशन में। और क्वाड देशों के बीच में जो मालाबार एक्सरसाइज होता है वो इस साल ऑस्ट्रेलिया में होगा। अभी हमने डस्ट लेक एक्सरसाइज भी किया था उज्बेकिस्तान के साथ में। कहां पे? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। अभी तारकश नाम का एक्सरसाइज भी हुआ था चेन्नई में। किस किस के बीच? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और यूएस स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के बीच में। अभी हमने जापान के साथ धर्मा गार्जन एक्सरसाइज भी किया जापान के साथ। और इसी साल हमने जापान के साथ ही वीर गार्जन नाम का एक्सरसाइज भी किया था, वो भी जापान में किया था। और मिस्र के साथ भी हमने पहला सैन्य अभ्यास किया साइक्लोन 1। कहां पे? राजस्थान के जैसलमेर में। तो ये भी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे जो मैंने आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताए, इनको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो आंसर होगा सयंतन दास। तो अभी सयंतन दास ये भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। वे पश्चिम बंगाल से हैं। अच्छा, ये 81वें बने हैं। इनसे पहले 80वें नंबर के बने थे विघ्नेश NR। उनसे पहले 79 नंबर के बने थे प्रणेश M। आप कहोगे कुछ कुछ दिनों में ये बनते जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले 79 नंबर के बने, फिर 80 बन गए, अभी 81 नंबर के बन गए। तो आपको सारे याद नहीं रखने हैं। जो लेटेस्ट चल रहा है ना, जैसे आपका एग्जाम जो भी होने वाला है उससे पहले जो लेटेस्ट बने हुए हैं उनका नाम आपको याद रखना है। और फर्स्ट नंबर के याद रख लो। हमारे पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो आप कहोगे विश्वनाथ आनंद थे। इनसे भी 2-3 पॉइंट याद रखो। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माइंड मास्टर। और 1991-92 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन्हीं को मिला था सबसे पहला। वैसे इसका नाम बदल के अभी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। और अगर आपसे पूछे कि 2022 का ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला, तो अचंता शरद कमल को मिला है। टेबल टेनिस प्लेयर है, तमिलनाडु से है। और इसमें पुरस्कार राशि को 7.5 लाख रुपए से बढ़ा के 25 लाख रुपए कर दिया गया। और जो आपको चेस को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फिडे, जिसका हेडक्वार्टर है लुजेन स्विट्जरलैंड में।
अभी उसके वाइस प्रेसिडेंट भी यही बने, विश्वनाथ आनंद। वैसे हमारी पहली महिला ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? एस विजयलक्ष्मी है। चेस से याद आएगा, वर्ल्ड चेस डे कब होता है? 20 जुलाई को। और भारत में पहली बार चेस एकेडमी कहां पे खुलेगी? भुवनेश्वर में। अभी 2022 में पहली बार 44वां फिडे चेस ओलंपियाड हुआ था चेन्नई में, जिसका शुभंकर मैस्कॉट था थम्बी। उसको उज्बेकिस्तान ने जीता था। अब जो अगला होगा 2024 में, वो होगा हंगरी के बुडापेस्ट में, और उसके बाद 2026 वाला उज्बेकिस्तान में होगा। अभी हमने पढ़ा था एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना? तो आंसर करना डी गुकेश को। और जो आपका चेस बोर्ड होता है ना, वहां से भी एक स्टैटिक प्रश्न बनता है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने होते हैं? तो आंसर होगा 204 होते हैं, याद रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में भारत किस स्थान पे रहा? तो आंसर होगा 108वें स्थान पे। यहां बात कर रहे हैं चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की। इसको जारी किया है वी डैम इंस्टीट्यूट ने, और इसमें भारत 108वें स्थान पर है। पिछले साल भारत 100वें स्थान पे था, तो और नीचे आ गया। मतलब भारत को तंजानिया, बोलीविया, मैक्सिको, सिंगापुर, यहां तक कि नाइजीरिया जैसे देशों से भी नीचे रखा है। टॉप पे किसको रखा है फिर? टॉप पे डेनमार्क है, सेकंड नंबर पे स्वीडन है, और तीसरे पे है नॉर्वे। वैसे आप जानते हो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? डेमोक्रेसी डे 15 सितंबर को। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट रैंकिंग एंड इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज करा दूं। अभी अंतरराष्ट्रीय आईपी सूचकांक आया था, उसमें भारत 42 नंबर पे था, टॉप पे अमेरिका था। आपने अभी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में पढ़ा, जिसमें भारत 136 पे था, टॉप पे फिनलैंड था। अभी आपने ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 के बारे में पढ़ा था, उसमें भारत चौथे स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। उससे पहले आपने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें भारत 89 नंबर पे था। और बात करें ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में, भारत 48 नंबर पे था, टॉप पे सिंगापुर रहा। उसके अलावा एक वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स पढ़ा था हमने, उसमें भारत 37 नंबर पे था, तो टॉप पे डेनमार्क था। एक ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 पढ़ा था, उसमें भारत 135 नंबर पे था, टॉप पे आइसलैंड था। एक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पढ़ा होगा आपने, भारत लास्ट पे था, 180 नंबर पे, टॉप पे डेनमार्क था। एक विश्व वायु शक्ति सूचकांक 2022 पढ़ा था, जिसमें भारतीय वायुसेना को तीसरे स्थान पर रखा था, टॉप पे अमेरिकी वायुसेना थी। एक ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पढ़ा था, जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, उसमें भारत 54 नंबर पे था, टॉप पे जापान था। एक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पढ़ा, जिसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, उसमें भारत 150वें स्थान पे था, टॉप पे नॉर्वे रखा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस हैं, ये ध्यान रखना आप। पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में आरबीआई ने प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया? तो आंसर होगा हर पेमेंट डिजिटल। तो आरबीआई के अनुसार आबादी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा आज भी दिन प्रतिदिन के लेन देन के लिए डिजिटल भुगतान का उपयोग नहीं करता। तो इसी अंतर को खत्म करने के लिए अभी आरबीआई के जो गवर्नर है वर्तमान में, शक्तिकांत दास, उन्होंने डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह 2023 के हिस्से के रूप में देश के हर नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के उद्देश्य से एक मिशन शुरू किया, एक अभियान शुरू किया। उसी का नाम है हर पेमेंट डिजिटल, जिसकी थीम क्या रखी गई है? डिजिटल भुगतान को अपनाएं और दूसरों को भी सिखाएं। और ये जो अभियान है, ये जो मिशन है, ये विजन 2025 तक चलेगा। वैसे विजन 2025 की भी थीम है हर किसी के लिए, हर जगह और हर समय के लिए ई भुगतान। देखो आरबीआई की बात करते हैं। स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग। राष्ट्रीयकरण हुआ था इसका 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर आपने कहा शक्तिकांत दास हैं, 25वें नंबर के हैं। वैसे इसके पहले गवर्नर अगर पूछें, पहले ब्रिटिश गवर्नर तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे, पहले इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। अच्छा, यहां से एक करंट अफेयर्स का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। अभी मुंबई के चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम किन के नाम पे रखा गया था? इन्हीं के नाम पे, सीडी देशमुख, जो कि आरबीआई के पहले इंडियन गवर्नर थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अच्छा, आरबीआई के एक और पूर्व गवर्नर है बिमल जालान। 2022 में उन्होंने 2 बुकें लिखी थी, एक है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस और एक है द इंडिया स्टोरी। तो आरबीआई से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा मुंबई में। तो अभी 8 मार्च 2023 को मुंबई के प्रभा देवी में रविंद्र नाट्य मंदिर में अखिल भारतीय महिला लोक कला सम्मेलन का आयोजन किया गया।
इस सम्मेलन का आयोजन संगीत नाटक अकादमी और पीएल देश पांडे महाराष्ट्र कला अकादमी के सहयोग से किया गया। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो अभी न्यूज में थे, जैसे कि अगर मैं पूछूं अभी किस शहर में बायो एशिया शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ? हैदराबाद में। अभी बताओ, राष्ट्रपति जी ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? भोपाल में। अभी उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में। अभी फरवरी में ही 22वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। अभी ग्लोबल टेक समिट का आयोजन कहाँ हुआ? विशाखापत्तनम में। अभी ग्लोबल बिजनेस समिट का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और अभी पहला भारत स्टेक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? ये भी हुआ नई दिल्ली में। आप बता सकते हो अभी अंतरराष्ट्रीय पर्यटन व्यापार मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड, स्पेन में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन जो अभी न्यूज में थे, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अभी स्वरोजगार योजना को शुरू करने की घोषणा की है। इसमें क्या होगा? लाभार्थी महिलाओं को 1 लाख रुपए तक के प्रोजेक्ट पर 50% तक का अनुदान दिया जाएगा। अब किसने शुरू की? उत्तराखंड ने। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। देखो, उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। जो इसकी विंटर कैपिटल है वो देहरादून है, जो समर कैपिटल है वो गैरसैंण है। मुख्यमंत्री आपने कहा पुष्कर सिंह धामी है और गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह है। आपको याद है अभी डस्ट लेक एक्सरसाइज, ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ था उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। चलो बताओ, देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री कहां बनेगी? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के रुद्रपुर में। कौन बनाएगा? ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। और अभी गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी चुना गया उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को। और उत्तराखंड हाईकोर्ट को अभी कहां से कहां शिफ्ट कर दिया? नैनीताल से हल्द्वानी। अभी उत्तराखंड के देवस्थल में देश का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी स्थापित किया गया। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र ये किस राज्य में खोला गया? उत्तराखंड में। और अभी भूकंप अलर्ट एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है। और इस एप्लीकेशन को बनाया है आईआईटी रुड़की ने। वैसे भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर ये खुला है रानीखेत में, उत्तराखंड के रानीखेत में। इससे पहले उत्तराखंड ने ही बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया था। घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना शुरू की। नंदा गोरा योजना शुरू की। वात्सल्य योजना यहाँ की है। और यहाँ पे हरेला उत्सव भी मनाया जाता है, जबकि एक हरेली उत्सव होता है वो छत्तीसगढ़ का है। थोड़ा सा इस पे भी ध्यान देना। यहीं पे आपको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क मिलेगा और राजाजी टाइगर रिजर्व भी आपको यहीं पे मिलेगा। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने सौर ऊर्जा में, सोलर एनर्जी में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP अवार्ड 2022 जीता? तो आंसर होगा भेल ने। भेल मतलब भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जिसको सौर ऊर्जा में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए CBIP यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इरिगेशन एंड पावर अवार्ड 2022 से अभी सम्मानित किया गया। ये जो CBIP पुरस्कार है ये जल, बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जो इस बार भेल को दिया गया। भेल की स्थापना होती है 1956 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और इसके अध्यक्ष कौन है? नलिन सिंघल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव कौन सा बना था? गुजरात का मोढेरा गांव। और कौन सा एयरपोर्ट पूरी तरह से हाइड्रो और सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना? दिल्ली एयरपोर्ट। अभी आपको याद है देश के पहले सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आंसर होगा गांधीनगर, गुजरात में। और दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ बनेगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बनेगा, ओमकारेश्वर बांध पे। तो ये पॉइंट्स भी याद रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसे 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? आंसर होगा शिप्रा दास। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिए गए 8वें राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार के तहत नए वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। बाकी डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा अभी अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार मिला था। कार्तिक सुब्रमण्यम की बात करें, नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर्स ऑफ द ईयर प्रतियोगिता जीती इन्होंने अपनी तस्वीर डांस ऑफ द ईगल के लिए। और डॉक्टर पेगी मोहन मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड इन्होंने जीता था। तो इनके नाम न्यूज में थे, ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे।
चलिए फिर बताइए, हाल ही में इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा नाम की बुक को किसने लिखा? आंसर होगा पी ज्योतिमणि ने। तो अभी सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वी राम सुब्रमण्यम, उन्होंने इस बुक को लॉन्च किया जिसका नाम है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस गांधीयन एरा। और इस बुक को किसने लिखा? तो मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पी ज्योतिमणि और तमिलनाडु के पच्चीयप्पा कॉलेज में इतिहास के पूर्व प्रोफेसर रहे जी बालन ने लिखा है। ये बुक आज की स्थिति में महात्मा गांधी जी की प्रासंगिकता जैसे पहलू शामिल हैं इस बुक में। अच्छा, सलमान रुश्दी का नाम याद है? इंपॉर्टेंट है, अभी इनकी बुक आई है विक्ट्री सिटी। मेघनाथ देसाई द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी नाम की बुक लिखी। और अरविंद मंडलोई की बात करें तो जादूनामा नाम से बुक लिखी है और ये बुक जावेद अख्तर के ऊपर है, उनके ऊपर लिखी गई है। अभी हम कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करेंगे। तो कल आपसे पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के नए महालेखा नियंत्रक यानी कि सीजीए कौन बने? तो आंसर होगा एसएस दुबे। अगला प्रश्न है, अभी 76 नंबर की संतोष ट्रॉफी किसने जीती? कर्नाटक ने मेघालय को हरा के। फिर बताओ अभी किसने 2023 का पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता? विनोद कुमार शुक्ला ने। फिर बताओ जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? भारत ने। किसको हराया? ईरान को। फिर बताओ अभी किसने 2022 का बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? मीराबाई चानू ने, वेटलिफ्टर हैं। फिर बताओ अभी मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया? मतलब किस स्वदेशी पोत पर किया गया? तो आईएनएस विक्रांत पे। फिर बताइए किस भारतीय अभिनेत्री को ऑस्कर समारोह 2023 में अवार्ड प्रेजेंट करने के लिए आमंत्रित किया गया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण को। फिर बताओ अभी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ कौन बने? पंकज गुप्ता बने। अगला प्रश्न है, किसे 2022 का बीबीसी इंडियन पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का विजेता चुना गया? तो आंसर होगा भाविना बेन पटेल को। इनका संबंध टेबल टेनिस प्लेयर से है। अब हम क्या करेंगे, 2022 के या यूं कहें कि लास्ट 6 मंथ में से जो टॉप 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनका हम लोग रिवीजन करेंगे। हम तो रिवीजन करेंगे, लेकिन आप खुद से कोशिश करना जब मैं प्रश्न रीड करूं तो उनका आंसर आप खुद से लगा पाओ। फिर देखना आपकी तैयारी कैसी चल रही है। यह टेस्ट लगाओगे ना तभी इन चीज़ों से पता चलता है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे क्वेश्चंस जो हम लगा रहे हैं इनका प्रैक्टिस करने के लिए, आपका टेस्ट लेने के लिए इनका क्विज बना करके अपलोड किया जाता है आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे। तो वहां जाकर के इनकी टेस्ट लगाइए, पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगी। बाकी टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स हर महीने के अपलोड होते हैं, वो भी आपको वहां पे मिल जाएंगे। और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी जनवरी 2023 में आयोजित कोलकाता पुस्तक मेले का थीम देश कौन सा है? तो आंसर होगा स्पेन। फिर आप बताइए राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला अभी राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। और बताओ अभी दुनिया की सबसे लंबी नदी क्रूज गंगा विलास ये वाराणसी और किसके बीच शुरू हुई? तो वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में, जिसकी लंबाई है 3200 किलोमीटर। और इस शिप का नाम है गंगा विलास। अगला प्रश्न है, अभी किस देश ने 1 जनवरी 2023 को अगले 6 महीनों के लिए यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन परिषद की अध्यक्षता संभाली? स्वीडन ने। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन बनाया? तो आंसर होगा मैथिली ठाकुर को। अगला प्रश्न है, अभी जनवरी 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में 18वें राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान के पाली जिले के रोहट में इस जम्बूरी का उद्घाटन किया। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नासा के अपोलो 7 मिशन के अंतिम जीवित अंतरिक्ष यात्री का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? वॉल्टर कनिंगम है। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में विश्व का पहला ताड़ के पत्तों का पांडुलिपि संग्रहालय कहां पे शुरू हुआ? केरल में। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट का आयोजन कहां किया गया? गोवा में। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक को किसने लिखा? डॉक्टर AK द्विवेदी ने। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की और सेशन को एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था विश्व भारती विश्वविद्यालय को दुनिया का पहला लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त होगा, ये किस राज्य में है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और देखो 7 मार्च के डेली करंट अफेयर्स क्विज के रिजल्ट भी हमारे पास आ चुके हैं। इसमें टॉप 5 स्टूडेंट्स की बात करें तो टॉप किया है प्रियतमा ने, कांग्रेचुलेशन प्रियतमा। उसके बाद सुधीर हैं, चंद्रेश हैं, सर्वेश्वर हैं और रचना है। आप सभी को कांग्रेचुलेशन।
बाकी क्विज कहाँ मिलेगा? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहीं पे इनका पीडीएफ भी मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना। थैंक यू।